नमस्कार। चलते हैं दोस्तों। वादा के मुताबिक आप लोगों से मैंने कहा था कि नई क्लास को कंटिन्यू करूंगा और क्लास आज से कंटिन्यू हो गया है और कंटिन्यू ही क्लास चलेगा। यहाँ पे सभी टीचर और भी लोग हैं जो आपके साथ आएंगे, क्लास लेंगे और अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। चलते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि हम यहाँ पे आपको जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान है क्या। अगर हम जीव विज्ञान को दो भागों में खंडित कर देते हैं तो यहाँ हो जाता है जीव और यहाँ हो जाता है विज्ञान। विज्ञान तो विज्ञान की परिभाषा सबको मालूम है। जीव यानी कि जीवन, जीवन के विज्ञान को, जीवन के विज्ञान को या जीवन से संबंधित विज्ञान को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान का मतलब होता है, आप लोगों को मैंने बता दिया है, विज्ञान का मतलब होता है जानकारी। अब चलते हैं कि एक वैज्ञानिक थे जिन वैज्ञानिक का नाम है लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहा। जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहा। बायोलॉजी तो बायोलॉजी का मतलब होता है बायो का मतलब होता है जीवन। बायो का मतलब होता है जीवन और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। तो इनका साफ साफ मतलब था कि जीवन के बारे में अध्ययन करना ही, जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। और यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि जीवन से संबंधित जानकारी को या जीवन से संबंधित ज्ञान को ही क्या बोलते हैं? हम जीव विज्ञान बोलते हैं। तो ये टॉपिक्स आप लोगों को अगर समझ में आ गई होगी तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे किन टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। अगला हम देख लेते हैं आगे कि कुछ शब्द हैं, जैसे मान लीजिए सूक्ष्म जीव किससे है? सूक्ष्म जीव का मतलब क्या है? सूक्ष्म जीव को अगर हम बांट दें तो यहाँ पे बांट सकते हैं जीवाणु और यहाँ पे बांटेंगे विषाणु। अब हम यहाँ से जीवाणु और विषाणु के बारे में बात करें तो ये दोनों रोग के कारक हैं। क्या है? रोग के कारक हैं। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं, यानी कि दोनों क्या हैं? रोग के कारक हैं। अगर हम जीवाणु के बारे में बात करें, जीवाणु के बारे में, तो एंटोनी ल्यूवेनहाक ने जीवाणु शब्द का प्रयोग किया था, जबकि विषाणु का लुईस पास्चर ने विषाणु का खोज किया था। अब जीवाणु के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जीवाणु के अंतर्गत जितने भी छोटे जीव यानी कि जिनको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, नंगी आँखों से नहीं देख सकते, यानी कि जिनको देखने के लिए किसका? माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि वो जीवाणु हैं। ठीक। विषाणु का मतलब कि ये गति करते रहते हैं, हर क्षेत्र में गति करते हैं। जैसे हम वायु की बात कर लें तो विषाणु को हम वायु में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक अभी रोग आया था, एक रोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक रोग आया था और उस रोग का नाम है
कोविड-19। यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि कोविड-19 रोग कैसे हुआ था, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस से हुआ था। कैसे हुआ था? कोरोना वायरस से हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस से कोविड-19 रोग हुआ था। ठीक, तो ये जीवाणु और विषाणु के बारे में थी। अब आगे देखते हैं, एक वर्ड और आएगा, सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिका का अध्ययन किसने किया था? तो कोशिका के अध्ययन के बारे में बात आता है तो हमको मालूम है कि यहाँ आ जाते हैं कौन? रॉबर्ट हुक साहब। रॉबर्ट हुक कोशिका का अध्ययन किए थे, लेकिन इसमें बहुत से इसमें वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने अपना अपना मत दिया और इसके बारे में अध्ययन को सुगम बनाया, सरल बनाया। हम देख लेते हैं उसको। पहले वैज्ञानिक का नाम हम देख लेते हैं। पहले वैज्ञानिक हैं यहाँ से रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। किसका खोज किया था? केंद्रक का खोज किया था। अब यहीं पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई किसने कहा? ठीक, अगला प्रश्न है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई सॉरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। सॉरेनसन नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि कोशिकाओं को जीवन की मूलभूत इकाई होती है, और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। रॉबर्ट हुक का कथन है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों एक बिजली घर है। एक क्या है? बिजली घर है, यानी कि पावर हाउस। ठीक, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत दो वर्ड हम देख लेते हैं, एटीपी और एडीपी। अगर आपसे पूछ देता है कि एटीपी और या एडीपी का फुल फॉर्म, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक, यानी कि यहाँ पे केवल टी का ट्राई हो जाएगा, और यहाँ पे डी का ड्राई हो जाएगा, यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों ऊर्जा में यानी कि श्वसन में भाग लेने वाले क्या हैं? दो प्रकार के यंत्र हैं। आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये तो कोशिका थी। कोशिका के बाद भी बहुत हैं। अभी इसमें कोशिका में केवल आपको आधा अधूरा यानी कि हाफ जानकारी मिलती जा रही है। आगे हम चलते हैं अगला प्रश्न में कि जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड आ गया और फूल या फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी। फिर यहीं से एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि रक्त का खोज किसने किया? तो हमको मालूम है कि रक्त का खोज किया था लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। यहीं से पूछ देगा आपको कि रक्त के प्रकार कितने होते हैं? तो जब रक्त के प्रकार की बात करेगा तो रक्त के प्रकार होते हैं 4। कौन? ए, बी,
ए बी और ओ। मैंने सेशन में आप लोगों को पढ़ाया है पीछे कि जो ए होता है, जो बी होता है और जो ए बी होता है, यानी कि हम ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, यानी कि ये सबसे ले सकता है, ठीक, सबसे ले सकता है। ओ क्या है? सर्वदाता है, सर्वदाता है। इसमें भी इसके भी पार्टीशन होते हैं। यहाँ पार्टीशन होता है ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, यहाँ होता है बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव और ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे संपूर्ण रूप से। अब आगे चलते हैं। रक्त के बाद होता है रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? तो यहाँ से हम बता देंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। यानी कि बायो में जितने भी शब्द आपको मिलेंगे उन सभी शब्दों को हम एक एक करके एक बाई जीरो से, यानी कि हम एक शब्दों में आपसे कहें कि बायो को ऐसे पढ़ेंगे कि जीरो से लेकर शून्य से लेकर शिखर तक का सफ़र करेंगे, यानी उसे जीरो से लेकर हीरो तक का सफ़र करेंगे। बस हमें क्या चाहिए? दृढ़ निश्चय चाहिए। हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। मैंने ठाना है कि हमें आपको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, चाहे उसके लिए दिन रात जब भी हमको टाइम मिले आपको हम पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं। सभी प्रश्नों को देखते हुए यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं कि हर परीक्षाओं में बायोलॉजी से लगभग 2 से 3 प्रश्न बनेंगे। जैसे एक प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ठीक, या आपसे बोला पर्यावरण क्या है, या फिर पूछ दिया आपसे कि ग्रहणी की लंबाई कितनी है। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में धीरे धीरे आप लोगों से चर्चा होगी और जितना हो सकता है सेशन को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि हम आपको उच्च से उच्च शिक्षा दे सकें और छोटी छोटी जानकारी भी आपके सामने हम रख सकें। ठीक है, धन्यवाद।